नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात और कतर की 3 दिवसीय यात्रा पर हुए रवाना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आकाशवाणी से प्रसारित केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कार्यक्रम में अपने जीवन अनुभव किए साझा। कांग्रेस इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान हुए बीजेपी में शामिल। जेईई मेंस 2024 के परिणाम जारी कर दिए गए हैं और मलेशिया के शाह आलम स्टेडियम में शुरू हुई बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात और कतर की 3 दिनों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले अपने बयान में श्री मोदी ने कहा है कि वे आज से संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिन की सरकारी यात्रा पर जा रहे हैं और 14 और 15 फरवरी को कतर की यात्रा पर रहेंगे। 2014 के बाद से ही संयुक्त अरब अमीरात की उनकी ये 7वीं और कतर की दूसरी यात्रा होगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों से अधिक समय में व्यापार और निवेश, रक्षा, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा तथा शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत का संयुक्त अरब अमीरात के साथ सहयोग कई गुना बढ़ा है और साथ ही सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संपर्क भी अब तक सबसे अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने कहा है कि वे अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मिलेंगे और व्यापक सरकारी साझेदारी को आगे बढ़ाने में जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्हें हाल ही में गुजरात में श्री नाहयान की मेज़बानी करने का अवसर मिला था, जब वे वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 में मुख्य अतिथि बनकर आए थे। श्री मोदी ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तथा दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने निमंत्रण पर वे कल दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि शिखर सम्मेलन के दरमियान वहां के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद के साथ वार्ता में दुबई के साथ बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित होगा। श्री मोदी ने कहा है कि अपनी यात्रा के दौरान वे अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि BAPS मंदिर में सद्भावना, शांति और सहिष्णुता के उन मूल्यों को भी शाश्वत प्रस्तुति होगी जिन्हें भारत और संयुक्त अरब अमीरात दोनों ही देश साझा करते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि अबू धाबी में एक विशेष कार्यक्रम में संयुक्त अरब अमीरात के सभी क्षेत्रों में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करेंगे। अपने एक बयान में श्री मोदी ने कहा है कि कतर में वे वहां के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मिलेंगे, जिनके नेतृत्व में कतर ने आश्चर्यजनक विकास किया है और बदलाव भी देखा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि वे कतर की अन्य गणमान्य हस्तियों से भी मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक रूप से मित्रतापूर्ण और नज़दीकी संबंध हैं। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान प्रदान, बढ़ते व्यापार और निवेश, ऊर्जा संबंधी साझेदारी में बढ़ रही मजबूती और सांस्कृतिक तथा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में संबंध गहरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सतत विकास और लोगों की खुशहाली के लिए सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली इस योजना का उद्देश्य 1 करोड़ घरों में प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराकर रोशन करना है। उन्होंने कहा है कि लोगों के बैंक खाते में सीधे दी जाने वाली सब्सिडी से लेकर काफ़ी रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराकर केंद्र सरकार उन्हें सुनिश्चित करेगी कि लोगों पर लागत का बोझ न पड़े। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सभी हितधारकों को एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें और मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि इस योजना को ज़मीनी स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि वो अपने क्षेत्र में घरों की छतों पर सौर प्रणालियाँ लगाने को बढ़ावा दें। श्री मोदी ने यह भी कहा है कि साथ ही साथ ये योजना लोगों की आय में बढ़ोतरी करेगी, उनके बिजली बिल घटेंगे और रोजगार का सृजन भी होगा। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से सौर ऊर्जा और सतत प्रगति को बढ़ावा देने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री ने सभी आवासीय उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं से पीएम सूर्यग्रह.gov.in पर आवेदन करके पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को मजबूत करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने जन्मस्थान ओडिशा के रायरंगपुर से राष्ट्रपति भवन तक की अपनी यात्रा की कहानी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ खास बातचीत में नई सोच नई कहानी अ रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी के समापन एपिसोड में साझा की। 1 घंटे के इस कार्यक्रम को राष्ट्रपति भवन में रिकॉर्ड किया गया। इस विशेष एपिसोड का प्रसारण विशेष रेडियो दिवस के अवसर पर आज सवेरे सुबह 9 बजे किया गया। राष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम में बचपन से लेकर सार्वजनिक नेतृत्व तक के अपने अनगिनत अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने अपने विद्यालय के एक शिक्षक द्वारा अपने नामकरण से जुड़ी कहानी भी बड़े चाव से सुनाई। राष्ट्रपति ने अपनी शिक्षा, दीक्षा, नौकरी और राजनीतिक यात्रा को भी गहराई से याद किया। उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में लोगों से मिलने जुलने के अनुभव भी साझा किए। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस कार्यक्रम में ऐसी यादें भी साझा की जिनमें उन्होंने बताया कि साधारण जनजातीय महिलाओं के रूप में उनको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपनी दृढ़ता, समर्पण और लगन से देश सेवा के लक्ष्य को हासिल किया। राष्ट्रपति ने उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब वह पहली बार राजदंड संगोल के साथ नए संसद भवन पहुंची थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र भाजपा के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई भाजपा प्रमुख आशीष शेलार सहित अन्य की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। श्री चौहान ने कल कांग्रेस से अलग होने की घोषणा की थी। श्री चौहान ने कहा है कि ये दिन उनके नए राजनीतिक करियर की शुरुआत का प्रतीक है। अशोक चौहान मराठावाड़ा क्षेत्र के नांदेड़ जिले के रहने वाले हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस 2024 के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। इसके पहले सत्र में भाग लेने वाले परीक्षार्थी अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट jeemains.nta.ac.in पर देख सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि इस परीक्षा में 23 छात्रों ने 100 परसेंटाइल हासिल किए हैं। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए हुई परीक्षा के पहले संस्करण में 11,70,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। 100 परसेंटाइल हासिल करने वाले छात्रों में से 7 तेलंगाना से, 3 आंध्र प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र से, दिल्ली से 2 और गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु से 1 छात्र शामिल है। विश्व रेडियो दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य रेडियो के महत्व को लेकर लोगों और मीडिया के जरिए जागरूकता बढ़ावा देना है। इस दिवस का उद्देश्य रेडियो के माध्यम से सूचनाओं के प्रसार को बढ़ावा देना भी है। 2011 में यूनेस्को के सदस्यों ने इस दिवस को मनाया था। इसके बाद 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस के रूप में मनाने की स्वीकृति दी। इस वर्ष का विषय है रेडियो, एक सदी की सूचना, मनोरंजन और शिक्षा। इंटरनेट और संचार के अन्य माध्यमों की आसान उपलब्धता वाले तकनीकी रूप से उन्नत विश्व के युग में रेडियो की अनूठी भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस महीने की 17 और 18 तारीख को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कहीं वर्षा और हिमपात की संभावना है। इसके अतिरिक्त पश्चिमोत्तर भारत में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक वृद्धि हो सकती है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए आम चुनाव में जीत हासिल करने वाला लगभग 1 दर्जन निर्दलीय प्रत्याशी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दल में शामिल हो गए हैं। स्थानीय मीडिया ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संसदीय मामलों के पूर्व सदस्य चौधरी मोहम्मद अदनान को कल रावलपिंडी में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 मलेशिया के शाह आलम स्टेडियम में आज शुरू हुई। इस द्विवार्षिक स्पर्धा का समापन इस महीने की 18 तारीख को होगी। पुरुष टीम की स्पर्धा में भारत का पहला मैच कल हांगकांग के साथ खेला जाएगा। इस चैंपियनशिप के विजेताओं को थॉमस और उबर कप के लिए एशियाई क्वालिफायर माना जाएगा। पुरुष और महिला टीम की बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप स्पर्धा चीन के चेंगदू में इस वर्ष 18 अप्रैल से 5 मई तक होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।